Greetings everyone, welcome to commerce classes. And today in piecemeal distribution we are solving questions with maximum possible loss method. जिसे मैंने बताया था कि piecemeal distribution में when it comes to partners capital payment, पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट की जब बारी आती है देन वी हैव टू मेथड्स. One is proportionate capital method that we have done. Another is maximum possible loss method. So we'll be doing this method. Now under maximum possible loss method, our working, that means the steps which are here, these will be used or applied फॉर पेमेंट टू पार्टनर्स. मतलब यहाँ जब आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हो तो ये पार्टनर्स के क्लेम्स के लिए है, ठीक है ना. जिसका मतलब ये होता है कि आप पार्टनर्स के क्लेम्स से पहले की जो पेमेंट्स हैं, दैट इज़ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ या सेकेंड पार्टी लाइबिलिटीज़, ये सारी आप पेमेंट्स कर चुके हो. इसके बाद जब बारी आती है कैपिटल क्लेम की, तब ये मेथड एप्लीकेबल होता है. So let us just revise the overall steps. So यहाँ क्या था, हमारा जो piecemeal distribution है इसमें we first provide for realization expenses. आप पहले इसमें realization expenses provide करते हो जिसमें either you have provision for expenses, ठीक है. अभी आप प्रोविज़न कर लो, मतलब कुछ कैश अलग कर लो, उसको एक्सपेंसेस में यूज़ करेंगे और एंड में जाके किसी पर्टिकुलर डेट को एडजस्टमेंट कर देते हैं कि अगर और कैश चाहिए तो यूज़ इट, और इफ़ यू सेव कैश देन एड इट इन दी अवेलेबल बैलेंसेस. दूसरा इसका मेथड जो हमने क्या समझा था, पे एक्सपेंसेस अलॉन्ग साइड रियलाइजेशंस. मतलब जैसे जैसे आपके रियलाइजेशंस हो रहे हैं उसी में से एक्सपेंसेस पे करते जाओ. तो इसमें शुरू में कुछ प्रोविज़न नहीं करते हैं, आप साथ साथ पे करते हो. सो एनी ऑफ द टू थिंग्स कैन बी डन. नेक्स्ट क्या है, पे सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़. अब यहाँ आपके पास जो भी सिक्योर्ड लोन्स हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ मे बी फ्लोटिंग चार्ज ऑफ ऑल दी एसेट्स, या फिर आपके लोन्स लाइबिलिटीज़ हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट, तो इनकी पेमेंट करनी है. बट यहाँ जो स्पेसिफिक एसेट्स अगर के अगेंस्ट सिक्योरिटी दी है तो आपको याद रखना है कि दोज लाइबिलिटीज़ आर सिक्योर्ड ओनली फॉर दोज पर्टिकुलर एसेट्स. मतलब अगर आपने बैंक का लोन ले रखा है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक, तो जब ये स्टॉक की सेल होगी तब आप बैंक को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है. उसके अलावा अगर आपके पास अभी किसी और चीज़ की सेल हो रही है, मान लो पहले हमने स्टॉक नहीं सेल किया, हमने बिल्डिंग की सेल कर दी, तो बिल्डिंग की सेल पर जो रियलाइजेशन होगा उसमें ये सिक्योर्ड नहीं है तो इसको अनसिक्योर्ड मानेंगे. सेकेंडली जो सिक्योरिटी है अगर वो इसे कवर नहीं कर पाती है तो भी ये अनसिक्योर्ड होता है. जैसे मान लो आपने लोन ले रखा था 1 लाख का, बट स्टॉक से रियलाइज़ हुआ 60,000, तो 60 में प्रेफरेंस मिलेगी, बट जो बाकी 40,000 आपका यहाँ पर अनकवर्ड बच गया तो उसको आप अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी की तरह बाकी लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स बिल्स पेबल्स में ऐड कर दोगे, ठीक है ना. तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट है. आफ्टर पेइंग ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़, अब जब पैसा बचता है तो वी पे इट फॉर पार्टनर्स लोन्स, पार्टनर के लोन पे कर देते हैं. यहाँ किसी भी स्टेप पर अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइबिलिटी है तो अमाउंट प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है. दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का ऑर्डर पहले चलेगा, ठीक है, एंड इन प्रोपोर्शन मतलब प्रोरेटा बेसिस पर, रेशो में. तो अगर आपके पास प्रेफरेंस है तो पहले प्रेफरेंस के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. लेकिन अगर किसी भी स्टेप में आपके पास एक से ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, लोन मान लो ए और सी दोनों ने दे रखा है, तो यहाँ फिर प्रोपोर्शन में पैसा पे करेंगे, ठीक है. सो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ एंड सेकेंड पार्टी लाइबिलिटी, पार्टनर के लोन, उसके बाद बारी आती है पार्टनर्स की कैपिटल की. ओके, बिफोर दैट एक और चीज़ मैं बता दूं, कई बार हमें कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ दी होती हैं. जैसे आपने मान लो कोई आपकी फर्म का कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है, सो यू मे हैव अ लाइबिलिटी ऑफ से 30,000. तो अब ये लाइबिलिटी अभी आपकी सर्टेन नहीं हुई है,
या आपके बिल्स डिस्काउंटेड हैं, तो कोई भी लाइबिलिटी है लेकिन अभी क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है, तो उसके लिए भी हमें प्रोविज़न कर लेना चाहिए। ये हमारा जो कंजर्वेटिज्म का जो सेफ्टी का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि स्टे सेफ। ऐसा नहीं हो कि आप पैसा पार्टनर्स में बांट दो और बाद में जब ये लाइबिलिटी मटीरियलाइज हो तो फिर आप के पास पैसा ना हो, या फिर अब आप पार्टनर्स को बोलो कि पैसा वापस लाओ। इससे बेटर है शुरू में ही प्रोविज़न कर लेते हैं, तो कोई भी कंटिजेंट लाइबिलिटी हो वो फर्स्ट स्टेप में ही प्रोवाइड कर दो। ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्टनर्स की कैपिटल। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, उस केस में आपको क्या करना है कि आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल की स्टेटमेंट बना के एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट पहले से निकाल लेते हो। सो आपको पहले से ही पता है कि जब भी कैश बचेगी इस स्टेज पे आके, तो वी विल बी यूजिंग इट टू पे टू ए और बी और सी, हमें ऑर्डर पता है। सो इसी ऑर्डर में आपको पे करना है। सो स्टेटमेंट ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड विच वी आर डूइंग नाउ। इसमें क्या करते हैं, वी वर्क अंडर टू एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या है कि नंबर वन, वी आर वर्किंग फॉर मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस का मतलब क्या होता है, जब हम ये कहते हैं कि आप सपोज कोई चीज़ यू हैव से अ फर्म, आप अपनी फर्म की सेल कर रहे हो बिजनेस का, ठीक है, आप कहते हो मुझे मैक्सिमम लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया। लॉस का क्या मतलब है, लॉस कब होता है, जब हमें पैसा नहीं मिल रहा होता। ठीक है ना। सो आप क्या करते हो, पेमेंट के टाइम पर मैक्सिमम लॉस की जो एजम्पशन मानते हो, ये क्या कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। सो जो अवेलेबल कैश इस टाइम मेरे पास है, सपोज आपके पास प्रेजेंटली 15,000 रुपीज़ की कैश है, तो आप ये मान लेते हो कि यही कैश है मेरे पास, इसके आगे मेरे पास और कैश है ही नहीं। सो दो एजम्पशंस हैं, देयर इज़ नो फर्दर रियलाइजेशन। सेकेंडली, पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है एंड देन दे कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग। सो हमें हर स्टेज पर ये मान के चलना है कि हमारे पास और कैश नहीं आने वाली। ऑल्दो आपका क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ये स्टेटस है सिर्फ 1 अक्टूबर का, नवंबर में नेक्स्ट रियलाइजेशन है, लेकिन जब ये कैश बटेगी तो MPL की एजम्पशन के अकॉर्डिंगली ये दोनों एजम्पशन मान लेंगे कि ना हमारे पास और पैसा आएगा, ना कोई पार्टनर पैसा लेके आएगा। सो इस एजम्पशन के अंडर हम मेन स्टेटमेंट के अंदर ही ये कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं बनती है। इसी स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट आपकी कंटिन्यू हो रही है फॉर ऑल दीज लाइबिलिटीज़, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हो और आगे आप पेमेंट करते हो। सो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं बनेगी, ओनली वन स्टेटमेंट। वंस द पेमेंट्स टू पार्टनर्स आर डन, जब पार्टनर्स की पेमेंट हो गई, फिर हमें क्या चेक करना होता है, इंटर पार्टनर सेटलमेंट, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पार्टनर को पैसा लाना है और बाकियों को पे करना है, जिसमें वी डू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन लॉस। सो ये मैंने आपको PCM मेथड के साथ समझाया था कि आप कैश को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो। देन यू हैव वर्क फॉर इंसॉल्वेंसी। जब किसी पार्टनर को पैसा लाना है और अगर वो इंसॉल्वेंट है, ही कैन नॉट ब्रिंग मनी, तो आपको इंसॉल्वेंसी की भी वर्किंग करनी पड़ती है। सो ये दो वर्किंग्स कब होंगी, जब आपके कैपिटल के क्लेम के अगेंस्ट पेमेंट्स हो चुकी हैं। वंस यू हैव डन ऑल पेमेंट्स, जो जितने भी कैश आपके पास रियलाइज हुई है, सो ऑल पेमेंट्स टूवर्ड्स रियलाइजेशन आर डन, सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर हम ये दो स्टेप चेक करते हैं कि इंटर पार्टनर सेटलमेंट की ज़रूरत है, और अगर उसमें कोई पार्टनर को पैसा लेके आना है तो फिर इज़ ही एबल टू ब्रिंग और नॉट, तो इंसॉल्वेंसी की वर्किंग तो नहीं करनी है, ये दोनों करते हैं। सो नाउ अब हमें क्या समझना है, वी आर वर्किंग हेयर एट दिस स्टेज। सो वी आर एज्यूमिंग ये पेमेंट हम कर चुके हैं, अब इस स्टेज की पेमेंट हमें करनी है। ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड क्या कहता है कि एजम्पशन है अवेलेबल कैश इज़ द ओनली कैश। हम ये मान के चल रहे हैं कि यही कैश हमारे पास है और कैश नहीं आएगी। एंड सेकेंडली, अगर कैश नहीं आ रही है तो कहीं से भी नहीं आ रही है, मतलब पार्टनर्स भी नहीं लेके आएंगे। तो अब हमें हर स्टेज में क्वेश्चन को एक सेपरेट पेमेंट मान के सॉल्व करना है। सो फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी पैसा आएगा उसको बांटने के लिए क्या करना है, नंबर 1 हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। इसे सिंपल लॉस नहीं बोल रहे हैं, ये मैक्सिमम लॉस है क्योंकि इस एजम्पशन के अंडर है। सो आपने लॉस क्या समझा था, लॉस होता है अमाउंट विच
वी कैनॉट पे टू पार्टनर्स। जस्ट रिमेंबर, जो पैसा हम पे नहीं कर पा रहे हैं इट इज़ ड्यू टू लॉस। सो जितना अमाउंट पार्टनर्स का ड्यू है, आपके पास टेबल है, आप पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल बना चुके हो, है ना, ए बी सी की पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पर इनके कैपिटल क्लेम्स ड्यू हैं, ठीक है, 1 लाख है, सपोज इसका 2 लाख है, इसका 50,000 है, तो आपको पे कितना करना है, 3,50,000। अब चेक करो कि कैश कितनी है। मान लो इस स्टेज में मेरे पास कैश सिर्फ 30,000 है, तो अगर आपके पास 3,50,000 है और आपकी कैश ओनली 30,000 है, दैट मीन्स आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो गया कि अगर हमें बिल्कुल कुछ नहीं मिलता इसके बाद तो 3,20,000 हम पे नहीं कर पाएंगे, यही लॉस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, तो आप इसको पार्टनर में बांटोगे, मान लो इनकी रेशो है 2:1:1। ओके, तो अब रेशो के हिसाब से कितना आ गया, 1,60,000 इसका आ गया, 1,80,000 बी को मिलेगा, 80,000 सी को मिलेगा। तो अब क्या स्टेटस हुआ, सी में नेगेटिव बैलेंस है, मतलब सी को लेके आना है। ठीक है, और बी का क्या सीन होगा, बी को पे करना है 1,20,000 और ए को भी लेके आना है। तो अब क्या हो गया कि फाइनल जो सेटलमेंट है, अमाउंट ड्यू जो बचा इस लॉस को देने के बाद, तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि ए 60,000 लेके आए, सी 30,000 लेके आए और बी को हम 120 पे करेंगे। सो 1 में से कि कैसे पे कर दोगे, 120, क्योंकि 60 ए लाएगा, 30,000 सी लाएगा और 30 तो हमारे पास है ना, ठीक है ना, यही तो बांट रहे हो। तो जब ये सारा पैसा मिल जाएगा तो हम बी को पे कर सकते हैं। बट हमारी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की सेकेंड एजम्पशन क्या है, ये हमने लॉस निकाला, लॉस पार्टनर्स को बांट दिया, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमने अमाउंट निकाल लिए। अब अमाउंट ड्यू बता रहा है कि ए और सी को पैसा लाना है, लेकिन हमारी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की एजम्पशन क्या है, कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो कैपिटल लॉस है ए और सी का, ये कौन बियर करेगा, इट इज़ बॉर्न बाय बी, क्योंकि प्रेजेंटली तो सिर्फ बी है, तो इसका लॉस कट जाएगा, इसका लॉस भी कट जाएगा, अब ये लॉस बी को मिल जाएगा। तो बी के पैसे में जो कैपिटल क्लेम है वो कम हो जाएगा। तो अब क्या सीन बचेगा, ए को ना लाना है ना लेके जाना है, उसका पैसा कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लॉस की असम्पशन है कि कहीं से पैसा नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं लाएगा सिवाय उसके जो हमारे पास है। सो यू हैव 30,000, इसके अलावा कहीं से पैसा नहीं मिलना। ओके, तो अब ये हो गया हमारे पास, इसका 30,000 बैलेंस बचा और सी का भी सेम स्टेटस, कुछ नहीं मिलेगा। सो यू कैन वेरीफाई, अवेलेबल कैश थी 30,000 और जब MPL की एजम्पशन लगाई, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की एजम्पशन लगाई, तो बी को 30,000 ही पे करना है। सो आप क्या करोगे, यूज़ अवेलेबल कैश टू पे टू बी। अब बी को पे कर दो, 30,000 पे कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी पेमेंट क्लोज हो गई, ये हमारी फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट थी वो पे हो गई। इसके बाद हमारा सिनेरियो क्या है, अब आउटस्टैंडिंग या ड्यू अमाउंट क्या है, अब क्या है, ये था इनका एक्चुअल अमाउंट ड्यू 1 लाख 2 लाख 50,000 और दिस इज़ आवर एक्चुअल पेमेंट। सो रियलिटी में ये सब तो एजम्पशंस थी, है ना, तो रियलिटी में कितना ड्यू अमाउंट बचा, ए का 1 लाख था तो ए को हमने कुछ पे नहीं किया, उसका 1 लाख ही बच गया। बी का 30,000 पे किया 2 लाख में से, तो बी का बैलेंस बच गया 1,70,000। सी का 50,000 है, उसको भी कुछ भी पे नहीं किया, तो सी का भी बैलेंस बच गया 50,000। ठीक है, तो अब ये हमारी वर्किंग हो गई कि हमारा जो पार्टनर नहीं ला सकते थे पैसा, उनकी लॉसेस हमने दूसरे पार्टनर को दे दिए, सॉल्वेंट पार्टनर को दे दिए, और फाइनल पेमेंट के बाद ये प्रेजेंट स्टेटस है। अब अगर वाकई में रियलिटी में इसके बाद कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हो रहा, तो हम यहीं पर लिख देंगे ड्यू अमाउंट रिमेनिंग अनपेड रिप्रेजेंटिंग लॉस। ठीक है, आप इसी को रियलाइजेशन लॉस मान के फिर जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं, कौन से, इंटर पार्टनर सेटलमेंट और इंसॉल्वेंसी, उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, बट अगर मान लो, क्योंकि ये तो एजम्पशंस थी, अब रियलिटी में सपोज आपके पास एक और रियलाइजेशन हो जाता है, सो सपोज यू हैव अनदर रियलाइजेशन, अब आपका और पैसा आ रहा है, फिर आपको यही स्टेप्स ये बार बार रिपीट करते जाना है। हाँ, बस ये होगा कि शुरू में हमारे पास कैपिटल लॉसेज आएंगे, लेटर ऑन ये कम होते जाएंगे। सो हमने क्या किया, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकाला विच इज़ इक्वल टू अमाउंट ड्यू लेस कैश अवेलेबल, जितना पैसा है और जितना पे करना है इनका डिफरेंस है मैक्सिमम लॉस।
ये लॉस पार्टनर्स को बांट के आपने जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट किया कि फाइनल सेटलमेंट ये होनी चाहिए, ठीक है। बट हम क्योंकि मान रहे हैं कि कहीं से पैसा नहीं आएगा, तो ए और सी को जो फाइनल सेटलमेंट में पैसा लाना है, वील एज्यूम दे विल नॉट ब्रिंग। ये एजम्पशंस है, ये मान के चलनी है। सो कैपिटल लॉस अगर हमारे पास है, कोई पैसा नहीं लाता पार्टनर, उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। सो ये लॉस विल बी बोर्न बाय द रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो ए और सी दोनों का लॉस है, तो सिर्फ बी को बेयर करना है, तो वो लॉस बी को डाल दिया। अब बी के पास जो है वो 30,000 का फाइनल बैलेंस बचा। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई कि हमारे जो लॉसेज हैं, वो जो लॉसेज एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल पेमेंट है वो अवेलेबल कैश में से हो रही है। सो ये सब एजम्पशन बेस्ड था, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सब सॉल्व करने के बाद अब हम रियलिटी पे आ जाते हैं कि रियलिटी में क्या सिनेरियो है और कितना अमाउंट ड्यू बचा। सो रियलिटी में ए का 1 लाख, बी का 1,70,000 और सी का पूरा 50,000 बच गया। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पेमेंट हो गई। सो अगर इसके बाद और कैश रियलाइजेशंस होते हैं तो आप फिर से यही वर्किंग करोगे, ठीक है। सो यू विल रिपीट दीज स्टेप्स, ठीक है। फाइनल पेमेंट कर दी और उसके बाद आपने डिटर्मिन कर लिया अमाउंट ड्यू, ये हमने जो किया है ना, ये 6th स्टेप, ठीक है, ये हो गया। सो रिपीट ऑल दीज स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं फॉर ईच रियलाइजेशन, ठीक है। मान लो इसके बाद अगेन हमारे पास नेक्स्ट रियलाइजेशन हो जाता है, से सपोज 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट रियलाइजेशन है लेट अस से इट इज़ 1,60,000, ठीक है। एक बार और वर्किंग हो जाएगी ना तो क्लैरिटी होगी। अब ये 1,60,000 अगर रियलाइजेशन है तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हुआ, पे कितना करने, 1 लाख, 1,70,000 एंड 50,000। सो 3,20,000 पे करना था और 160 अवेलेबल है, इसका मतलब लॉस हो गया 160 का। अब ये लॉस अगर पार्टनर्स में बांटेंगे तो ए को मिलेगा 80,000, इसको मिलेगा 40,000 और इसको भी मिलेगा 40,000, ठीक है। तो कितना बैलेंस बचा, इसको पे कर दो 20,000, बी को पे कर दो 1,30,000 और सी को पे कर दो 10,000। सो यू कैन वेरी वेल सी अवेलेबल कैश थी 160 और ये टोटल अगर पे करें 160 पे हो रहे हैं। अब मान लो आपके पास जो अवेलेबल लॉस है वो आपका अलग है। सपोज़ हमारा रियलाइजेशन 1,60,000 नहीं है, ठीक है। मैं मानती हूँ हमारा रियलाइजेशन जो है वो है से 80,000 है। तो अब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा, पे करना था 3,20,000, अवेलेबल है 80,000, तो लॉस कितना हो गया 2,40,000, ठीक है। अब इसमें ए का शेयर हो गया 1,20,000, बी का शेयर हो गया 60,000, सी का भी शेयर हो गया 60,000। तो कितना आ गया, सी को 10,000 लाना है, बी को 1,10,000 पे करना है और ए को 20,000 लेके आना है। बट अगेन MPL की एजम्पशन है ये पैसा नहीं लाएंगे, तो इनके लॉसेस कैंसिल करो ए और सी के, और ये लॉस कौन बियर कर रहा है, बी, ठीक है। तो अब फाइनल स्टेटस क्या हुआ, नथिंग हेयर, 80,000 विल बी पेड टू बी फाइनल बैलेंस, और यहाँ पर आपका नथिंग टू सी। सो ए और सी को अभी भी कोई पेमेंट नहीं हो रही है, बी को पेमेंट हो रही है। सो मान लो अब किसी स्टेज पे आके ऐसा होता है कि कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ एक पार्टनर का आ रहा है। सपोज सी में कैपिटल लॉस आ रहा है, यहाँ जो कैपिटल लॉस आया ये सिर्फ सी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा मान लो, तो उस केस में क्या करेंगे, सी का लॉस है तो कैपिटल लॉस इज शेयर्ड बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो अगर सी की इंसॉल्वेंसी का लॉस है तो वो कौन कौन बेयर कर लेंगे, ए और बी। तो इन दैट केस इसका जो लॉस होगा ए और बी अपनी कैपिटल रेशो में, मतलब ए और बी की रेशो कैपिटल रेशो 1:2 है, ये नहीं है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। कैपिटल रेशो जो ओरिजिनल जो कैपिटल क्लेम्स हैं उनकी रेशो में ये लॉस बढ़ जाएगा। मान लो इसका लॉस है 12,000 सो 6,000 ये बियर करेगा, 6,000 ए बियर करेगा, ए और बी। मान लो यहाँ लॉस नहीं है, यहाँ से 20,000 है, ये सिर्फ मैं एक जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बोल रही हूँ। सो अगर एक पार्टनर का लॉस आता है तो वो बाकी के सारे पार्टनर अपनी ओरिजिनल कैपिटल क्लेम की रेशो में इस लॉस को बियर करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम बार बार वर्किंग करते जाएंगे और बार बार हमें स्टेप बाय स्टेप
जो अमाउंट्स है वो सॉल्व करनी है. सो आफ्टर ईच स्टेज, जैसे सेकंड स्टेप में जो हमने ओरिजिनल अमाउंट लिए थे, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या सीन था, इसको 30,000 पे करना था, सी को कुछ नहीं पे करना था. तो अगेन अमाउंट ड्यू कितना बन गया था, क्योंकि हमने ए को तो कुछ पे किया ही नहीं, उसका ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, उसको कुछ नहीं पे किया 1 लाख. बी का ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग 1,70,000, उसको 30 पे कर दिया 40,000, 1,40,000. सी का 50 है, उसको कुछ भी पे नहीं किया. तो अभी भी अमाउंट आ गया ये वाला अमाउंट ड्यू. सो अगेन जब नेक्स्ट रियलाइजेशन होगा, ठीक है ना, सो फिर से वही मैक्सिमम पॉसिबल लॉस की एजम्पशन, पहले मैक्सिमम पॉसिबल लॉस सॉल्व करो, उसको पार्टनर्स में बांटो, फाइनल कैलकुलेशन करो. अगर इस स्टेज पर कैपिटल लॉस आता है तो वो गार्नर वर्सेस मुरे की रूलिंग के अकॉर्डिंगली ओरिजिनल कैपिटल क्लेम में बाकी के पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, और फिर फाइनल कैश पेमेंट निकाल के पेमेंट कर दो. वंस यू हैव डन द पेमेंट, फिर आपको फाइनल अमाउंट ड्यू निकालना है. सो इसमें ये रिमेंबर करो, ये बेस्ड ऑन है एजम्पशंस. ये तो एजम्पशन है ना कि हमें और पैसा नहीं मिलेगा, पार्टनर पैसे नहीं लाएंगे, हमारे पास कैपिटल लॉस हो जाएगा. सो ये सब एजम्पशन बेस्ड है. बट जब हम सारी पेमेंट के बाद जो फाइनल अमाउंट निकालेंगे तो ये एजम्पशन नहीं है, ये यहाँ अब वापस रियलिटी में पहुँच जाओ कि रियलिटी में क्या हुआ, कितना बैलेंस था, कितना पे किया. फिर अगली बार जब रियलाइजेशन होगा, ये सारे स्टेप्स फिर से. सो ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बिकॉज हर बार हमें ये स्टेप्स करने हैं. हाँ, बट ये होगा कि जैसे जैसे पेमेंट्स होने लगेंगी ना, सो बाय टाइम क्या होगा, हो सकता है शुरू में 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट है, फिर एक रह जाए, फिर हो सकता है कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं हो, सबको पेमेंट हो रही होगी. और मे भी किसी स्टेज पे आके ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा रियलाइजेशन हो गया, तो उस केस में फिर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस बचेगा ही नहीं, आपके पास प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो आप प्रॉफिट्स में जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रॉफिट बांट दोगे और पेमेंट शुरू कर दोगे. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड. सो आई होप ये आपको क्लियर है. नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस विल बी टेकिंग अप नेक्स्ट टाइम. सो नेक्स्ट क्लास में ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे and we'll make a complete table for this. Okay, so meanwhile you can practice this question and you can see whether you are able to distribute cash properly or not. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.